गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 4 कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है उसको लेकर आए हैं और आपके जीवन में आपका भविष्य बनाने का काम करेगा ये कंटेंट्स। इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा और चारों कंटेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 इतिहास से संबंधित है और 1 मैथ से संबंधित है। और इतिहास से संबंधित इतना बढ़िया कंटेंट्स है। पहला कंटेंट्स है स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण या अंतिम चरण। ऐसे इसका 4 चरण हम पहले बता चुके हैं। पहला आंदोलन का प्रथम चरण जो उदारवादी था 1985 से 1885 से 1905 ईस्वी तक। दूसरा चरण था आंदोलन का द्वितीय चरण उग्रवादी काल था 1905 से 1919 तक। तृतीय चरण था 1919 से 1929 तक और चतुर्थ चरण था 1929 से 1939 तक। और आज एक 5वां चरण हम बताने जा रहे हैं कि 1939 से 1947 तक। और फिर थेलस थ्योरम 7A बतावेंगे, उसका 3 है। और तीसरा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं थी। ये यूरोपवासियों ने जो गलत फहमियां पाल दिया है और गलत तरीके से प्रोड्यूस किया है कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ये गलत था। इसको साबित करेंगे। और भारतीय काल गणना को अब वैज्ञानिक कहना कितना सत्य है। हमें तो लगता है भारतीय काल गणना बिल्कुल सत्य है, सिर्फ यूरोपवासियों ने ज्ञान की कमी के कारण ऐसा किया है, जो आज बताएंगे। तो पहला हम चालू करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चरण है आंदोलन का 5वां चरण और अंतिम चरण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ही भारतीयों को समझ में आ गया था अपनी शक्ति। और अपनी शक्ति जो व्यक्ति समझ जाता है वो कितना स्वतंत्रता के लिए व्याकुल होगा। इसके लिए कईयों को फांसी भी पड़ गया व्याकुलता के कारण, जरा तकनीकी गलती के कारण फांसी पड़ गया लोगों को। अब जो बड़ा ही दुखद का विषय है और समझाने वाले की कमी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब इसको पता चल गया था कि हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम स्वतंत्रता ले सकते हैं, अंग्रेजों के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक के द्वारा ही वह प्रथम विश्व युद्ध जीता था। तो हम इस आंदोलन का इस चरण में अनेक घटनाएं घटित हुई। तो हम पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई बताए हुए 13 घटनाएं। पहला कांग्रेस की प्रस्ताव 1939 में आया। दूसरा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। तीसरा पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ। चौथा क्रिप्स मिशन आया। 5वां भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। 6ठा आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हो गया। 7वां बेबेज योजना 1945 में आया। 8वां शिमला समझौता आया। 9वां कैबिनेट मिशन 1946 आया। 10वां प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया गया। इटली की घोषणा पत्र 1947 में आया। माउंट बेटन योजना और स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लागू हुआ। इतना कंटेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन आज सिर्फ 4 कंटेंट्स का वर्णन करेंगे। पहला कांग्रेस प्रस्ताव 1939, जब वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय नेताओं से बिना विचार किए विमर्श किए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक युद्ध में उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए हुई। उसे कांग्रेस प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में समिति ने कहा कि जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक कांग्रेस भारतीय जनता को सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती। मैंने पूर्ण सलाह हम आपको नहीं देंगे, पूर्ण सहयोग भी नहीं करेंगे। दूसरा हुआ अगस्त प्रस्ताव 1940, युद्ध की गंभीरता को देखते हुए वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारत के संवैधानिक बुद्धि को सुधारने के लिए
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। वो तो झांसे में नहीं आ रहा था भारतीय, बार बार कुछ न कुछ सब कर रहा था। भारतीय उपनिवेश स्वराज की स्थापना वायसराय की कार्यकारिणी भारतीय प्रतिनिधि को अधिक से अधिक शामिल करना, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार विमर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति बनाना आदि इस प्रस्ताव का मुख्य बातें थी। कांग्रेस लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब अगला क्या हुआ, क्योंकि इसके जिज्ञासा अंदर से जला हुआ था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तुम हमको स्वतंत्रता दो या नहीं दो। लोग व्याकुल थे स्वतंत्रता के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही। तीसरा, पाकिस्तान की मांग 1940 में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने के बाद जब लाहौर में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष के पद से भाषण देते हुए जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहे जब तक पाकिस्तान का निर्माण की मांग नहीं स्वीकार कर लिया गया। यह बाधा थी मेरी स्वतंत्रता में, लेकिन फिर भी मान लिया गया, कोई चारा नहीं था। चौथा, क्रिप्स मिशन 1942, यही लास्ट करेंगे आज, फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस बताएंगे, 4 कॉन्फ्रेंस बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र की बिगड़ती स्थिति ने चर्चिल को सरकार को भारत के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए विवश कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जान लीजिए कि मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। चर्चिल सरकार भारत के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए विवश कर दिया और प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत की राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए मजदूर दल के नेता सर स्टीफन क्रिप्स को, जो पंडित नेहरू के व्यक्तिगत मित्र थे, भारत भेजा। क्रिप्स ने भारतीयों को वादा किया कि युद्ध के बाद उपनिवेश राज्य की स्थापना जारी की जाएगी और एक संविधान सभा का निर्वाचन कराया जाएगा जो भारत के नए संविधान का निर्णय करेगी। संविधान सभा में भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे जो प्रांत और देशी रियासत संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। अगर वे चाहे तो बाद में भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। भारत चाहे तो वह राष्ट्रमंडल से अपने संबंध विच्छेद कर सकेगा। युद्ध के समय भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार की होगी। जबकि यह प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव से अपेक्षाकृत अच्छे थे, किंतु फिर भी भारतीयों से को संतुष्ट न कर सके। अंत में कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया और 12 अप्रैल 1942 को ब्रिटिश सरकार क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके अंदर तो ज्वाला जगी हुई थी स्वतंत्रता का कि अब हमको कोई स्वतंत्रता से रोक नहीं सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के जो इसकी अपनी शक्ति का जो अनुभव हो गया वो रुक नहीं रहा था। अब मेन कारण यही था, जितना भी कारण आप देखिएगा इसी को कारण हम बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को ज्ञान दे दिया कि हम हैं, हमारे पास स्वतंत्र रहने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, सब कुछ है। इसलिए अंग्रेज खुद भागने के लिए विवश हो गए। अब हम थेलस थ्योरम 7A के 3A में चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। Dearly are the points on the sides AB and AC respectively of the ABC in each of the following cases determine whether D समानांतर BC or not। तो जिसमें प्रोपोर्शनली सही रहेगा डिटरमाइन हो जाए कि समानांतर है, और जिसमें प्रोपोर्शनली सही नहीं रहेगा डिटरमाइन हो जाए समानांतर नहीं है। तो पहला है राइट, AD बटा DB बराबर AE बटा EC जो दिया हुआ देखते हैं, AD बटा DB बराबर 6 होता है और AE बटा EC बराबर 6 आता है, इसलिए ये समानांतर है, सही है। थेलस थ्योरम प्रोपोर्शनल थ्योरम को मानता है। दूसरा में AB बटा AC बराबर BB बटा AE है, तो इसको हम AD निकाल ली है। AD निकाल कितना हुआ, तो इसमें 2.25 आता है, इसमें 2.66, इसमें नॉट डिटरमाइन D समानांतर BC होगा। ये समानांतर BC नहीं होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल थ्योरम को नहीं मानता है। तीसरा में है AB बटा AB बराबर
10.8, एडी बराबर 6.3, एसी बराबर 9.6, इसी बराबर इतना, इसलिए ए बराबर हमने निकाला एसी माइनस इसी बराबर इतना आ गया। अब इसको देखते हैं 1.7.1, 1.7.1 यानी ए बटा एडी बराबर ए बटा एसी हो जाता है। इसलिए थेलेस में प्रोपोर्शनल थ्योरम को मानता है, इसलिए डी समानांतर बीसी हो जाएगा बाय अपोजिट थेलेस थ्योरम, इसलिए ये सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा अब देखते हैं। एडी बटा बीबी ए बटा एडी बराबर 7.2, ए बराबर इतना और एडी बराबर 12 सेंटीमीटर, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं, एडी बटा एडी बराबर 12 बटा इतना हो गया 1.66 है, आई ए बटा इसी बराबर 10 पॉइंट इतना, इसलिए ये नहीं मानता है, नहीं मानता है, इसलिए ये समानांतर नहीं है। सो नॉट बी समानांतर बीसी। इस प्रकार हमारा दूसरा भी प्रूफ हो जाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको दिक्कत होगा तो कहिएगा, हम फिर से समझाएंगे। अब हमारा है तीसरा टॉपिक, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी कभी थी या नहीं थी। इस पर मैंने नोट्स जो तैयार किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। कहता यूनानी इतिहासकार भले ही पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी मानते रहे हों, किंतु भारतीय पुराणों के अनुसार वह कभी भी मौर्य की राजधानी नहीं रही। पुराण के अनुसार जब भी मगध राज्य का स्थापना हुई थी, तब से अर्थात जरासंध के पिता बृहद्रथ के समय से पूर्व से ही मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज यानी वर्तमान राजगिरी रही है। यानी हमेशा मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजगिरी रहा है, जो आज को राजगीर कहते हैं। महाभारत युद्ध के बाद ही मगध साम्राज्य में संबंधित बृहद्रथ, प्रदोत, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नव, आंध्र 8 वंशों के समय में इसकी राजधानी गिरिब्रज ही रही है। पाटलिपुत्र की स्थापना तो शिशुनाग वंश के आजाद शत्रु ने कराई थी, और वह भी मात्र सैनिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए किया था। कभी भी यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रहा है, हमेशा गिरिब्रज रहा है, जो आज राजगीर कहते हैं। तो अंग्रेजों को तो इतना समझ में आया नहीं, और जो विदेशी यहाँ पढ़ने के लिए आए तो वो बढ़िया से समझ नहीं पाए और हमारा इतिहास में विकृतीकरण कर दिए। अब है हमारा एक और इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके सामने मैं रखूंगा कि काल गणना, भारतीय काल गणना वैज्ञानिक कहना कितना सत्य, क्यों आप वैज्ञानिक कह रहा है? जबरदस्ती और वैज्ञानिक आप नहीं कह सकते। हमारा काल गणना बिल्कुल सही है, और इतनी दूरी तक है, इतनी दूरी तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा काल गणना में जरा भी मिस्टेक नहीं है। तो हम अब काल गणना को कुछ पार्ट्स को समझाएंगे। यदि आपको कुछ बात समझ में आ गया तब आप कहिएगा कि ठीक वरुण सर समझा दिए हैं, और नहीं तो ये तो बहुत बड़ा चीज है, तो धीरे धीरे फिर से हम समझा देंगे, हम फिर से क्लास लेंगे। हम छोटा छोटा नोट्स तैयार कर रहे हैं इस पे। अभी भारतीय काल, संसार में काल गणना के कई पद्धतियां प्रचलित हैं, किंतु उसमें से भारतीय काल गणना का भी एकमात्र पद्धति ऐसी है जिसका संबंध वास्तविक रूप से काल से जुड़ा है, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही एक ठोस वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होकर चलती आ रही है। कारण वह आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि के गति पर आधारित है। प्राचीन इतना मने कैलकुलेशन इंसान ने किया है कि हर एक साल का कैलकुलेशन कर करके सभी बातों को लिखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य में भारतीय काल गणना के मुख्य अंग युग है, मनवंतर है, कल्प है, जो कि वर्ष गणना की गई है। वह नक्षत्रों की गति पर आधारित होने से पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। भारतीय काल गणना ग्रह गतियों की आधार पर भारतीय ग्रंथों में 9 प्रकार के काल मानों का निरूपण किया गया है। इसके नाम है, पहला ब्रह्म, दूसरा दिव्य, तीसरा प्रिय, चौथा प्रजापत्य, पांचवा बृहस्पत्य, छठा सौर, सातवां शावर, आठवां चांद्र और 9वां नक्षत्र। इन 9 काल मानों के नक्षत्रमान सबसे छोटा है।
पृथ्वी जितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा करती है, उतने समय को एक नक्षत्र दिन कहा जाता है। यही दिन या बार ही पक्षों में पक्ष है, मासों में मास और वर्षों में वर्ष ही, युगों में युग और महायुगों में महायुग हो, मनवंतरों में मनवंतर और कल्पों के बदलते जाते हैं। भारत के उक्त काल गणना नक्षत्र की गति का गणना पर निर्भर करती है और गति की गणना गणित के माध्यम से की जाती है, अर्थात भारत काल गणना का पूर्ण रूप से अंक गणित पर आधारित है। इसकी पुष्टि ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ ऐतिहासिक, साहित्य और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी होती है। हम धीरे धीरे बताएंगे। अब जैसे मैं बताऊंगी, पहले अंक गणित में कैसे करते हैं, दूसरा ज्योतिष शास्त्र में कैसे करते हैं, ऐतिहासिक कैसे करते हैं, साहित्यिक कैसे करते हैं, बेबीलोनिया के ग्रंथ में क्या है, भारत के ग्रंथ में क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल का अवधारणा क्या थी और वैज्ञानिकों के नाम पर ऐतिहासिक तथ्यों का उलट फेर जो किया है उसमें क्या है। इतनी सारी बातों को मैं अगले एपिसोड में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हम एक बार नहीं सोचते हैं कि ज्यादा मैटर आपको दे दिया जाए, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा है, बड़ा ही क्लिष्ट है काल गणना को समझना। इसलिए काल गणना को समझने के लिए इसके लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, लेकिन जितना हमें समझ में आता है उतना तो हम बताएंगे और ये मैथ का सिलसिला चलता रहेगा और थोड़ा जीके भी बताएंगे। धीरे धीरे जब ये मैथ खत्म हो जाएगा तो हम ला भी, कल्पेशन में शायद और मर्डर में भी अंतर बताएंगे, लूट और डकैती में भी अंतर बताएंगे। धीरे धीरे करके मेरे पास मैटर बहुत है, हम बताते रहेंगे और आपको दिल बहलाते रहेंगे और बीच बीच में एक बैटिंग भी मारेंगे। इसके लिए आपको क्षमा प्रार्थी भी मांगेंगे और यदि आपको अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।